एक कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कुछ ऐसा कहा कि पूरी जेल में खलबली मच गई। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने जीवन की अंतिम रात एक कुंवारी कन्या के साथ बिताना चाहता हूं, जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। मंदिर में घोषणा करवा दो कि कोई लड़की अगर मेरी दुल्हन बनने को तैयार है तो वो सामने आए। ये सुनते ही पुलिस वाले चौंक उठे। पर क्या उन्होंने उस कैदी की ये इच्छा पूरी की? वो लड़की कौन थी, कहां से आई, और सुहागरात पर ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी, सांस थामे सुनते रह जाओगे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं 40 वर्ष की महिला इंस्पेक्टर हूं। अपने जीवन के 40 साल मैंने अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच बिता दिए हैं। न जाने कितने गुनहगार देखे, कोई भोला बना रहता तो कोई शातिर, लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे मन में एक अनजाना तूफान खड़ा कर दिया। कैदी नंबर 917। वो कोई आम अपराधी नहीं था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो किसी और लोक को देख रहा हो। न उसे पूरी तरह मासूम कहा जा सकता था और ना ही चालाक। जब भी उसे देखती लगता जैसे वो किसी ध्यान में लीन है, जैसे उसका मन कहीं और भटक रहा हो। चेहरे पर एक शांति थी, पर वो शांति भी एक गहरे दुख में लिपटी हुई थी। जो बात सबसे ज्यादा मुझे तोड़ती थी वो ये कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र, अभी तो दुनिया देखी भी नहीं थी, और अब उसे हमेशा के लिए इस लोक से जाना था। वो बहुत कम बोलता था, मानो शब्दों का मतलब खो चुका हो। कई बार मन करता कि जाकर पूछूं, बेटा तूने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मौत ही तेरी सजा बन गई? लेकिन उस लड़के के चेहरे पर जो उदासी, जो बेबसी थी, उसने मेरे मन को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे होंठ खुद ब खुद चुप हो गए हों, मानो प्रभु ने मुझे बोलने से रोक दिया हो। कैदी नंबर 917 को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कोमलता जाग उठी, जैसे कोई प्रश्न मन के भीतर जन्म ले रहा हो, क्या वाकई ये लड़का गुनहगार है? लेकिन जेल के नियम बहुत सख्त थे। किसी भी कैदी से नजदीकी या भावनात्मक जुड़ाव, ये सब मना था। और आज मुझे एक नया आदेश मिला। 2 दिन बाद कैदी नंबर 917 को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत दी गई है। यह आदेश पढ़ते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। एक बेचैनी, एक घबराहट जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़का मुझे अंदर से कुछ कहता हुआ सा महसूस हो रहा था। मुझे मालूम था हर उस कैदी से जिसे मौत की सजा सुनाई जाती है, उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। ये उसका अंतिम अधिकार होता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी अपने से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश, उसकी पूरी कोशिश की जाती है कि वो पूरी हो। कैदी नंबर 917 का असली नाम था राहुल। आज उसकी मां उससे मिलने आई थी। वो मां जो जैसे अपने ही प्राण अपने बेटे में देखती थी, उसे गले लगाकर बिलख रही थी। वो बार बार कह रही थी, बेटा मुझे भरोसा है, भगवान तुझे इस सजा से बचा लेंगे। तू निर्दोष है बेटा, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। एक मां का ऐसा अटूट विश्वास, सच कहूं तो मेरे दिल को अंदर तक हिला गया। कानून अपना फैसला सुना चुका था, लेकिन उस मां का यकीन अडिग था कि उसका बेटा दोषी नहीं है और ईश्वर उसे जरूर बचाएंगे। इसी दिन मुझे दूसरा आदेश मिला कि मैं राहुल से उसकी अंतिम इच्छा पूछूं और उसे एक आखिरी बार अपने परिवार से मिलने दूं। मैं सोच रही थी कि शायद वो यही कहेगा कि मुझे मां के साथ कुछ पल और चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे समय में कोई बड़ी इच्छा नहीं रखता। पर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी अंतिम ख्वाहिश कुछ ऐसी होगी जो मेरे होश ही उड़ा देगी। मैं उसके पास गई और पहली बार उससे सीधे बात करने के लिए शब्द तलाशने लगी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मैंने नरमी से पूछा, राहुल तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बताओ, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल ने मेरी ओर देखा। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन गहरी। धीरे से उसने कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम उसे पूरा करोगी। मैंने सिर हिलाया और कहा, यह हर कैदी का अधिकार होता है बेटा, हम तुम्हारी भी कोशिश करेंगे पूरी करने की। पर मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी गंभीरता से बात कर रहा था, जैसे ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने कहा, चलो एसपी साहब खुद तुम्हारी अंतिम इच्छा सुनेंगे। फिर मैं राहुल को एसपी साहब के कमरे में ले गई। एसपी साहब ने उसे देखा और बड़े ही नरम लहजे में पूछा, बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मुझे अचंभा हुआ कि एसपी साहब जो आमतौर पर बहुत सख्त माने जाते थे, वो भी इस लड़के से इतनी सहानुभूति से बात कर रहे थे। आमतौर पर ऐसे मामलों में कैदी इस तरह खुलकर बात नहीं करते, लेकिन लगता था कि राहुल को अपनी सच्चाई का पूरा एहसास था। उसे पता था कि उसने क्या किया है और क्यों उसे इतनी कठोर सजा दी जा रही है। यहां अक्सर छोटे छोटे अपराधों पर बड़ी सजा मिलती थी और कई बड़े गुनहगार खुलेआम जिंदगी के मजे लेते थे। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा
जिसने सबकी रूह तक हिला दी। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन में पहली और आखिरी बार विवाह करना चाहता हूं। मैं एक विवाह करना चाहता हूं और एक दिन अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। उसके ये शब्द सुनकर पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं और बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी ने जमीन पर बिजली गिरा दी हो। एसपी साहब भी कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, हम तुम्हारी शादी करवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा? कौन लड़की होगी जो तुमसे शादी करेगी, जबकि सबको मालूम है कि तुम्हें अगले ही दिन फांसी होनी है? फिर वो रुके और कुछ सोचकर बोले, तुम मौत की सजा पाए हुए कैदी हो, उम्र भी ज्यादा नहीं है और तुम गरीब घर से हो। इस हालात में कोई भी लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी क्यों करेगी? पैसे के लालच में शायद कोई तैयार हो जाए, पर वो भी मुश्किल है। क्यों अपनी आखिरी इच्छा ऐसे काम में लगाना चाहते हो जो नामुमकिन है? कुछ और मांग लो, पसंद का खाना, किसी से मिलने की ख्वाहिश, कुछ भी, हम सब इंतजाम करवा देंगे, लेकिन शादी ये संभव नहीं है बेटा। एसपी साहब की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राहुल ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने पहले ही कह दिया है, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ विवाह है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं खुद एक तरीका बताता हूं जिससे मेरी शादी खुद भगवान करवा देंगे। ये कहते हुए उसने मेरी ओर देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह किसी महिला जेल कर्मी से शादी की बात न कर बैठे। कमरे में सबका ध्यान मेरी ओर भी गया, लेकिन राहुल ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। आप बस इतना कीजिए, शहर की मंदिर में लाउडस्पीकर से ऐलान करवा दीजिए, राहुल शर्मा एक ऐसी कन्या की तलाश में है जो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उससे विवाह कर सके, सिर्फ एक दिन के लिए, केवल विवाह पूर्व रात्रि साथ बिताने हेतु उसकी दुल्हन बनकर। यह सुनकर कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। यह सब इतना अजीब था कि यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था। राहुल ने हमसे वादा लिया, अगर कोई लड़की इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो जाती है तो आप लोग उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे और मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताने की अनुमति देंगे। उसकी यह बात सुनकर हम सब अवाक रह गए। उसकी बातों में ऐसा संयम था मानो उसने पहले से ही सोच रखा हो कि क्या कहना है। एसपी साहब ने थोड़ी देर सोचा, फिर दोनों कंधे उचकाते हुए बोले, हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी लड़की सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगी। इस समाज में कोई अपने परिवार से नहीं लड़ेगा सिर्फ इसलिए कि वो किसी कैदी से विवाह कर ले, और वो भी मृत्यु से पहले एक दिन के लिए। इसमें क्या लाभ है बेटा? ये इच्छा व्यर्थ जाएगी। लेकिन हमारी किसी भी बात का राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सर, आप लोग बस ऐलान करवा दीजिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है, बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। राहुल ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर कोई लड़की नहीं आई तो मैं कोई और इच्छा नहीं रखूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। उसकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ा। आखिरकार एक कैदी की आखिरी इच्छा को ठुकराना जेल के नियमों के खिलाफ था। हमने शहर के मंदिर में ऐलान करवा दिया, राहुल शर्मा, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक विवाह की मांग रखी है। अगर कोई कन्या इस विवाह के लिए स्वेच्छा से तैयार हो तो वह आगे आ सकती है। यह ऐलान पूरे शहर में गूंज गया, पर हमारे मन में पूरा यकीन था कि कोई भी लड़की इस शर्त पर आगे नहीं आएगी। आखिर राहुल एक गरीब घर से था, उसका कोई भविष्य नहीं था और उस पर फांसी का फैसला लटक रहा था। हमें यह सब किसी मजाक की तरह लग रहा था, एक असंभव सी ख्वाहिश। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही हाँफता हुआ हमारे पास आया और चौंकाने वाली खबर दी, सर, जेल के गेट पर एक लड़की खड़ी है, दुल्हन के लिबास में, साथ में एक पंडित जी भी हैं। मैं और एसपी साहब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी ने समय की रफ्तार रोक दी हो। हम दौड़ते हुए गेट तक पहुंचे। सामने खड़ी थी एक नाजुक सी लड़की, मुश्किल से 17-18 साल की, पूरे लाल जोड़े में सजी, माथे पर बिंदी, चूड़ियों की खनक और पैरों में पायल की झंकार, मानो किसी बारात की रौनक लिए चली आई हो। उसके साथ खड़े थे पंडित जी, जिनके हाथ में विवाह का पंजीकरण रजिस्टर था। एसपी साहब ने गंभीरता से पूछा, पंडित जी, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? पंडित जी बोले, बिटिया मेरे पास आई और कहने लगी कि इसे विवाह करना है, मरने वाले राहुल से। मैंने बहुत समझाया, बेटी, ये क्या कर रही हो? अपनी पूरी जिंदगी एक दिन के लिए क्यों दांव पर लगा रही हो? पर वो नहीं मानी, कहती रही, मैं सिर्फ राहुल से विवाह करूंगी। ये उसकी नहीं, मेरी भी आखिरी इच्छा है, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूं। जेल में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा स्तब्ध था, जैसे किसी चमत्कार का साक्षी बन रहा हो। विवाह पूरा होने के बाद राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा वादा किया था, अब मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बीते लम्हों को जीना चाहता हूं। कल वो चली जाएगी और उसके बाद चाहे आप मुझे फांसी दे दें, मुझे कोई गिला नहीं होगा।
क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया। बस यही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। सच्चा प्यार वो न बेचे जाता है, न खरीदा जाता है, बस होता है। मैंने मन ही मन यही सोचा, शायद यही है असली इश्क, निडर, निष्कलंक और समर्पित। लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि इस शादी के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सच में सबके होश उड़ा देगा। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, लड़की को राहुल की कोठरी में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने सिर झुकाया और उस दुल्हन को राहुल की कोठरी में ले जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि कुछ देर बाद लड़की घबरा जाएगी, शायद पछताएगी और बाहर आना चाहेगी। लेकिन वक्त बीतता गया और अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताला या कोई चीज खोलने की कोशिश कर रहा हो। शक तो हुआ, पर मन ने कहा, यह जेल है साहब, यहां से कोई भाग नहीं सकता। दरवाजे पर लोहे का भारी ताला है, टस से मस नहीं होगा। मैं वापस ऑफिस चली गई। कुछ देर कागज पत्रों में मन लगाने की कोशिश की, पर दिमाग बार बार उस कोठरी की तरफ भागता रहा। तभी एक चीख ने पूरे जेल को हिला दिया। मैं अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। कुछ तो गड़बड़ है, और मैं दौड़ती हुई राहुल की कोठरी तक पहुंची। जैसे ही मैंने झांका, दुल्हन की घूंघट वाली लड़की कांपती हुई खड़ी थी, सांसें तेज, चेहरा सफेद, पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, प्लीज मुझे यहां से निकालो, मैं अब यहां एक पल भी नहीं रह सकती। मैं हैरान थी। अरे तुमने तो खुद शादी की थी, इतना प्यार जताया, अब क्या हुआ? अभी तो शादी के घंटे भी नहीं बीते, मैंने तंज कसते हुए कहा। अब क्या हुआ? प्यार का भूत उतर गया, अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने शादी के कपड़े उतारने लगी। मैं सन्न रह गई। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे, आंखों में डर था और होंठ सूखे हुए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। वो लड़की बिना कुछ कहे बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गई। मैंने चुपचाप सेल का दरवाजा बंद किया। मन भारी था, पर सोचा, चलो जो हुआ वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा था, और वापस ऑफिस में जाकर सो गई। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सुबह उठते ही ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा जिससे पूरी जेल, पूरा शहर हिल जाएगा। सुबह होते ही जेल का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं अभी अपने कागज समेट ही रही थी कि तभी एसपी साहब गुस्से से तमतमाते हुए मेरे ऑफिस में घुस आए। कैदी नंबर 937 कहां है? उनका सवाल सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने थोड़ा सहमते हुए कहा, साहब राहुल तो अपनी कोठरी में ही होगा। लेकिन उनका चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जाकर ठीक से देखो। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं जल्दी जल्दी राहुल की कोठरी की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं पहुंची, रोज की तरह दरवाजे के पास आकर आवाज दी, राहुल बाहर आओ जरा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने कोठरी की खिड़की से झांका तो देखा कोई पुरुषों के कपड़े पहने दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ है। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही उसे पलटाया, मेरे कदम वहीं थम गए। ये राहुल नहीं था। ये तो वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर राहुल से शादी करने आई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कैसे, कब, ये सब कब हुआ? उसी वक्त एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने नजारा देखा, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये सब क्या तमाशा है? राहुल कहां है? वो गरजे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे जुबान ही बंद हो गई थी। वो फिर बोले, तुम लोगों की लापरवाही ने एक अपराधी को फरार करवा दिया है। जिसे फांसी की सजा होनी थी, वो अब जेल से गायब है। मैंने नीचे देखा, वो लड़की बेहोश पड़ी थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सब एक चाल थी, एक धोखा। राहुल ने हमें ही नहीं, पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया। दुल्हन बनकर आया और रात के अंधेरे में जेल से फरार हो गया। मैं समझ रही थी कि वो लड़की राहुल से सच्चा प्यार करती है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये सब एक साजिश थी। राहुल ने इस लड़की का इस्तेमाल हम सबके खिलाफ किया और हम आंखों पर पट्टी बांधे हुए उसकी मदद करते रहे। अब सवाल यह था कि इस लड़की के साथ क्या किया जाए। वो हमारे सामने चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था, न कोई पछतावा। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आप लोगों ने राहुल के साथ अच्छा नहीं किया। उसे फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं थोड़ा गुस्से में बोली, इसका फैसला वक्त करेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, राहुल निर्दोष है और यह बात भी वक्त ही साबित करेगा। उसके आत्मविश्वास भरे जवाबों ने मुझे और परेशान कर दिया, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी एसपी साहब ने सख्त आदेश दिए, राहुल को हर हाल में ढूंढो, वरना ऊपर वालों को हम क्या जवाब देंगे। हमें 2 दिन बाद उसे फांसी देनी थी और वो हमें चकमा देकर भाग गया। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा मन भीतर तक कांप गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैंने एक इंसान पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों में आकर उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने हमें धोखा दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, उस लड़की के घर वालों तक पहुंचना और सच का पता लगाना। लेकिन तभी मुझे लगा
क्यों ना सीधे इस लड़की से ही पूछ लूं, शायद वो अब सब कुछ सच सच बता दे। राहुल तो कई घंटे पहले ही भाग चुका था और हमें तो शाम में इसका पता चला। सुबह 4 बजे वो निकल चुका था। पता नहीं उसने ये सब इतनी आसानी से कैसे किया। आखिर वो गया तो गया कहां होगा। मैंने लड़की की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं और उम्मीद है कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना झिझक के कहा, मैं राहुल के बारे में सब कुछ बताने को तैयार हूं। मैं चौंक गई। वो अब भी उसे राहुल भैया कह रही थी, पति नहीं। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या वो सच में तुम्हारा भाई है या ये सिर्फ दिखावा था? तुम दोनों ने ये नाटक क्यों रचा, शादी क्यों की और अब अचानक उसे भाई क्यों कह रही हो? वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे कोई पुरानी यादें उसके जहन में घूम रही हों। फिर उसने कहा, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। मैं और चौंक गई। मैंने कहा, फिर ये सब क्यों किया? शादी का नाटक, भागने में मदद, ये सब धोखा है। उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, आप यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। राहुल बहुत जल्द वापस आएगा, उसे पता है क्या करना है। मुझे हैरानी हो रही थी, एक लड़की जो पुलिस की हिरासत में है इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकती है कि राहुल वापस आएगा? मैंने गंभीरता से पूछा, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि वो वापस आएगा? उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुन लें तो शायद आपके फैसले भी बदल जाएं और आपको असली सच्चाई का अंदाजा हो जाए। मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं और सवाल करती रही तो शायद कुछ और राज खुल जाएंगे। मेरा नाम नाजिया है, उसने बोलना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन की सगाई राहुल से हुई थी। राहुल बचपन से ही बहुत बहादुर और निडर था। शायद ही कोई वक्त होता जब वो डर के मारे पीछे हटता हो। वो मेरे पिता के चाचा जी यानी मेरे जद्दा बाबा के बेटे थे। हमारी बुआ जी उन्हें बहुत मानती थीं और उन पर पूरा भरोसा था। जब मेरी बहन की सगाई राहुल भैया से हुई तो उन्होंने हमारे घर आना जाना शुरू किया। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनती थी। हमारे गांव का माहौल थोड़ा अजीब था। एक रात राहुल भैया हमारी बुआ और बहन से मिलने हमारे घर आए। उस दिन पापा घर पर नहीं थे और राहुल भैया पहले भी कई बार आ चुके थे, क्योंकि अब वो हमारे घर का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त घर में बस मैं और मेरी बड़ी बहन ही थी और कोई नहीं था। राहुल भैया पिछले दरवाजे से आए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो दीदी से मिलने आए हैं। मैं रसोई में चाय बनाने लगी और दोनों आपस में बातें करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद पापा आ गए हैं। मैंने झांक कर बाहर देखा तो जो नजारा देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। दरवाजे के बाहर 3-4 अजीब से आदमी खड़े थे। उनके चेहरे डरावने थे और इरादे बेहद खतरनाक लग रहे थे। उनके हाव भाव से साफ लग रहा था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि अपराधी हैं। मेरी आंखों में डर भर गया, लेकिन ये सुकून था कि राहुल भैया घर पर हैं। तभी बाहर से गाली देते हुए एक आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने कांपती आवाज में कहा,